अस्सलाम वालेकुम क्लास, आवाज आ रही है क्लियर? ओके, 2 मिनट्स वेट कर लेते हैं, सब लोग ज्वाइन कर लें, एडमिट कर लें मीटिंग। मैंने सबको एडमिट कर दिया, सब ज्वाइन कर लें तो फिर कंटिन्यू करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, कंटिन्यू करते हैं। लास्ट टाइम हमने कुछ बिजनेस फंक्शन प्रोसेसेस देखे थे एंड इनपुट एंड आउटपुट ऑफ ईच बिजनेस प्रोसेसेस। फंक्शनल एरिया हमने डिस्कस किए थे। फंक्शनल एरियाज ऑफ ऑपरेशंस हमने देखे थे, मार्केटिंग एंड सेल्स, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, अकाउंट एंड फाइनेंस, एचआर। और इनको काफी डिटेल में जाके हमने इन डेप्थ एनालिसिस करके हमने इनकी देखी थी। फिर हमने बिफोर एंड आफ्टर ईआरपी इम्पैक्ट भी डिस्कस किया था। जी जी, मुझे पता है, मुझे याद है कि लास्ट वाला हमारा एचआर रह गया था। बाकी उसके अलावा हमने कुछ बिजनेस फंक्शंस पढ़े थे, हर फंक्शनल एरिया के बिजनेस फंक्शंस देखे थे कि हर फंक्शनल एरिया क्या क्या जो है वो फंक्शंस परफॉर्म कर रहा होता है। बिजनेस प्रोसेसेस हमने डिस्कस किए थे, प्रोसेसेस क्या होते हैं, सैंपल ऑफ बिजनेस प्रोसेसेस डिस्कस किए थे। देन हमने देखा था कि किस तरीके से प्रोसेस व्यू ऑफ बिजनेसेस क्या है, किस तरीके से एक जब कोई रिक्वेस्ट जनरेट होती है, कोई ऑर्डर जनरेट होता है कस्टमर से, तो वो किन किन फेजेस से होकर कंप्लीट होता है। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह भी अगर उसमें इन्वॉल्व हो तो लॉजिस्टिक्स जो है वो हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन वगैरह की फैसिलिटीज। प्रोडक्शन फेज में रिक्वेस्ट कैसे जाती है, मार्केटिंग एंड सेल्स के थ्रू। एंड देन इंटीग्रेशन ऑफ बिजनेस फंक्शन। थोड़ा सा ओवरव्यू दे रही हूँ, जो लोग लास्ट क्लास नहीं ले सके थे या थोड़ा सा हमें भी रिवाइज हो जाए फिर, क्योंकि हमारा एक लास्ट टॉपिक एचआर रह गया तो फिर हम वहीं से कंटिन्यू कर सकें। तो हमने कुछ बिजनेस फंक्शंस देखे थे कि वो बिजनेस फंक्शंस कैसे काम करते हैं और इंटीग्रेशन कैसे है, जो हम अलग अलग हर डिपार्टमेंट जो हमने फंक्शनल एरियाज कहा है, अदर एचआर डिपार्टमेंट है हमारे पास, एक फंक्शनल एरिया हमारे पास सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, एक फंक्शनल एरिया हमारे पास अकाउंट एंड फाइनेंस है, जो अपने अलग अलग काम कर रहा है। अगर हम इनको इंटीग्रेट कर दें, सेंट्रलाइज कर दें, मीन सब एक सेंट्रलाइज डेटाबेस से कनेक्टेड हो, तो उससे क्या फायदा होगा कि जो हमारे पास टाइम ड्यूरेशन है वो कम होगा
और हमारे पास जो है वो जल्द से जल्द रिक्वेस्ट प्रोसेस हो सकेगी और सारा डाटा एक ही डेटाबेस में होगा, तो डाटा को रिट्रीव करना, डाटा को सर्च करना, फाइंड आउट करना, चीज़ों को सॉर्ट आउट करना आसान हो जाएगा। एज़ कम्पेयर टू अगर अलग-अलग डेटाबेसेस हों, तो हर किसी को अपने-अपने पास अलग से सर्च करना पड़ेगा। तो एक सेंट्रलाइज़्ड डेटाबेस होगी, एक ही दफ़ा सर्च की क्वेरी चलेगी और वो सेंट्रलाइज़्ड डेटाबेस से हर कोई उसी डेटाबेस से कनेक्ट है। मीन्स डिपार्टमेंट की कनेक्टिविटी थ्रू ईच अदर विद अ सेंट्रलाइज़्ड डेटाबेस। ऐसा नहीं है कि हर डिपार्टमेंट के पास अपना अलग-अलग डेटा सेट है, अलग-अलग डेटाबेस है। एक डिपार्टमेंट दूसरे को कॉल कर रहा है, दूसरा उस पे सर्च कर रहा है, तो फिर हमने देखा था हर फंक्शनल एरियाज़ में क्या-क्या जो है वो मेन फंक्शनैलिटीज़ परफ़ॉर्म हो रही होती हैं। देन वी हैव डिस्कस इनपुट एंड आउटपुट। हमने ये भी इंफॉर्मेशन सिस्टम देखा था कि इनपुट क्या आ रहा है, आउटपुट क्या जा रहा है, किस तरीके से जो है वो डिपार्टमेंट्स आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। ठीक है, हर डिपार्टमेंट में इनपुट क्या आ रहा है और उसका आउटपुट क्या जनरेट हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें हमने बहुत डिटेल में देखी थी। हमारा एक लास्ट वाला रह गया था एचआर वाला, वो हम देख लेते हैं। ठीक है, एचआर वाला ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्सेज हमारे पास कैसे काम कर रही हैं, इसकी पहले हम डायग्रामेटिक व्यू देख लेते हैं, फिर उसके बाद इसके डिटेल में जाते हैं। ठीक है, ये हमारे पास एचआर डिपार्टमेंट है, ह्यूमन एंड रिसोर्स डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है हमारे पास। ठीक है, इसमें हम इनपुट और आउटपुट देखेंगे कि यहाँ से इनपुट क्या जा रहा है और उसके पास आउटपुट कैसे आ रहा है। ठीक है, ये डिपार्टमेंट कनेक्ट होगा हमारे पास सप्लाई चेन मैनेजमेंट से, अकाउंट एंड फाइनेंस से, एंड मार्केटिंग एंड सेल्स डिपार्टमेंट से। ठीक है, क्यूरी मार्केटिंग एंड सेल्स के जो भी चीज़ें जाएँगी, इस डिपार्टमेंट के थ्रू इनपुट जाएँगी मार्केटिंग एंड सेल्स डिपार्टमेंट के पास। लीगल रिक्वायरमेंट, जॉब इन्फॉर्मेशन, ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है, जो इनको रिक्वायरमेंट होगी, वो सारी यहाँ से क्यूरी जाएगी मार्केटिंग एंड सेल्स डिपार्टमेंट के पास। मार्केटिंग एंड सेल्स डिपार्टमेंट क्या जो है हायरिंग नीड्स एंड पर्सनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे इनको सेंड करेगा। तो हर डिपार्टमेंट से जो है सप्लाई चेन मैनेजमेंट एक डिपार्टमेंट है। लेट्स से सप्लाई चेन मैनेजमेंट को जो है वो कुछ चीज़ों की ज़रूरत है, तो वो फिर इनको रिक्वेस्ट करेंगे एचआर वालों को। सो लीगल रिक्वायरमेंट्स एंड जॉब इन्फॉर्मेशन एससीएम से सप्लाई चेन मैनेजमेंट से जाएगी एचआर के पास। एचआर इनको हायरिंग नीड्स और पर्सनल इन्फॉर्मेशन बताएगा कि ये हमारी हायरिंग नीड्स हैं एंड दैट आर द पर्सनल इन्फॉर्मेशन। इसी तरह यहाँ पे मार्केटिंग एंड सेल्स में क्या होगा, वाइस वर्सा होगा। मार्केटिंग एंड सेल्स डिपार्टमेंट इनको अपनी रिक्वायरमेंट भेजेंगे कि हमें ये जो है हायरिंग रिक्वायरमेंट है, हमें इस एम्प्लॉय की इस स्किल सेट की रिक्वायरमेंट है। तो फिर एचआर उनको जो है वो लीगल रिक्वायरमेंट्स एंड जॉब इन्फॉर्मेशन मार्केटिंग एंड सेल डिपार्टमेंट को सेंड करेगा। इसी तरह फिर एचआर डिपार्टमेंट जो है वो अकाउंट एंड फाइनेंस वालों को जो है वहाँ यहाँ से इनपुट आएगा। अकाउंट एंड फाइनेंस वालों को अगर किसी बंदे की ज़रूरत होगी, कोई रिक्वायरमेंट चाहिए होगी, कोई रिसोर्स चाहिए होगी, तो वो भी एचआर से कम्युनिकेट करेंगे, कोऑर्डिनेट करेंगे। और इसी के अगेंस्ट एचआर जो है वो अकाउंट एंड फाइनेंस को पेरोल, बेनिफिट्स, एक्सपेंस डाटा, लीगल रिक्वायरमेंट्स एंड जॉब इन्फॉर्मेशन एचआर की तरफ से जाएगी, जिसकी बेसिस पे अकाउंट एंड फाइनेंस वाले सारे जो है वो फार्मूलाज, लॉजिक एंड सब चीज़ें इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे। ठीक है, इसका हम ह्यूमन रिसोर्सेज में इनपुट्स क्या आएगा, पर्सनल फोरकास्ट, स्किल्स डाटा। ठीक है, हर डिपार्टमेंट का डाटा, स्किल डाटा जिसको हम फिर ट्रेन करेंगे, उस डाटा पे डिफरेंट क्यूरीज चलाएंगे, जो जो प्रोसेसिंग हो चुकी है वो डाटा एचआर के पास आएगा। एंड पर्सनल फोरकास्ट मींस कि अपनी जो फोरकास्ट होगी वो फिर एचआर वाले कर रहे होंगे कि लेट्स से अभी हमारे पास इतनी रिसोर्सेज हैं, हमें इतनी और रिसोर्सेज की ज़रूरत हो सकती है नेक्स्ट मंथ में, उनके जॉब रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी, उसके लिए हमें ट्रेनिंग किस तरीके से करवानी होगी, या आगे कौन सी टेक्नोलॉजी आ रही है, उस टेक्नोलॉजी पे हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन को काम करवाना है, तो उसके लिए हमको ट्रेनिंग सेशन करवा सकते हैं, हम वर्कशॉप्स करवा सकते हैं। तो ये सारा इनपुट होगा। आउटपुट क्या होगा,
ह्यूमन रिसोर्स वाले बैठ के जो है कंपनी के लिए जो पॉलिसीज वगैरह हैं, जो कंपनी की जो स्पेसिफिकेशंस हैं, हमने काम कैसे करना है, हमने किस डायरेक्शन में काम करना है, हमारे गोल्स क्या हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, रेगुलेशंस क्या होनी चाहिए अपनी कंपनी की, हमारी कंपनी की पॉलिसीज क्या होनी चाहिए, वो सब कौन जनरेट कर रहा होता है? आपका एचआर डिपार्टमेंट। रेगुलेशन कंप्लायंस के हर कोई, हर डिपार्टमेंट जो है वो रूल्स को फॉलो कर रहा है, वो पॉलिसी फॉलो हो रही है या नहीं हो रही, उस पॉलिसी की कंप्लायंस इज द आउटपुट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। एचआर डिपार्टमेंट सब डिपार्टमेंट्स को अवेयर करता है कि दीज आर द पॉलिसीज, और आपने मेक श्योर करना है कि ये पॉलिसीज एस जैसे कि हमने डिफाइन किए हैं एज इट इज फॉलो होनी चाहिए, इनको इन्फोर्स करवाना है आपने। एम्प्लॉय ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन, क्या लेट से कोई लग रहा है कि नई टेक्नोलॉजी है या एम्प्लॉयज जो है वो किसी नए टूल पे काम नहीं कर पा रहे, किसी नई टेक्नोलॉजी पे काम नहीं कर पा रहे, तो फिर उनकी हमें ट्रेनिंग करवानी चाहिए। ट्रेनिंग के लिए हमें इन हाउस ट्रेनिंग करवानी चाहिए, मतलब अपनी ही कंपनी से कोई बंदा ट्रेन करे या हम किसी बाहर से ट्रेन बंदे को बुलाएं। सर्टिफिकेशन करवानी है तो सर्टिफिकेशन के पे जो है वो कंपनी पे करेगी। वो सारी चीजें, ये सारी चीजें कौन जनरेट कर रहा होता है? आपका एचआर। एंड स्किल्स डेटाबेस, और डेटाबेस किस तरीके से हमने डेटाबेस को थ्रू आउट कैसे मेंटेन करना है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, किसकी कितनी सैलरी है, ईच एंड एवरीथिंग, वो सारी डेटाबेस की मेंटेनेंस इज द टास्क ऑफ एचआर डिपार्टमेंट। ह्यूमन रिसोर्सेज, टास्क रिलेटेड टू ह्यूमन रिसोर्सेज के टास्क क्या क्या हो सकते हैं? टास्क रिलेटेड टू एम्प्लॉय हायरिंग, एम्प्लॉय की हायरिंग, किसी भी एम्प्लॉय को हमने हायर करना है। बेनिफिट्स देने हैं एम्प्लॉयज को, ठीक है, मेडिकल अलाउंसेस देने हैं, हाउस रेंट अलाउंसेस देने हैं, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी देनी है, ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है। एंड गवर्नमेंट कंप्लायंस, गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी है जिसको अपनी कंपनी में कंप्लाई करना है, अप्लाई करना है, इन्फोर्स करवाना है, आर ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। HR needs to know what skills are needed to perform a particular job and how much the company can afford to pay employees। ठीक है, ये भी HR की रिक्वायरमेंट है कि जो है ना हमें किसी भी जॉब, पर्टिकुलर जॉब के लिए क्या क्या स्किल सेट रिक्वायर्ड है, और फिर उसके अकॉर्डिंगली हमारी कंपनी उसको कितना पे कर सकती है। HR responsibility to ensure that employee receive training in a timely manner, ये भी HR की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो रिक्वायर्ड ट्रेनिंग है वो एम्प्लॉय को टाइमली मैनर पे प्रोवाइड की जाए। ठीक है, क्योंकि एम्प्लॉय की अपनी जो कंपनी के रिसोर्सेज हैं उनको पॉलिश करना भी कंपनी की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और ये टास्क एचआर को असाइन होता है कि किस तरीके से टाइमली मैनर में हमें अपने एम्प्लॉयज़ को पॉलिश करना है, जो जो नई टेक्नोलॉजीज हैं, नए टूल्स हैं, नई लैंग्वेजेस हैं, उस पर उनको काम करवाना है। HR also must ensure that employee gets certified in key skills such as material handling and equipment operations। ठीक है, अगर हमारे पास ऐसी चीज़ है, प्रोडक्शन वगैरह एनवायरनमेंट है कि हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, हमारे पास अपनी जो है वो मिल्स हैं जहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है, मशीन हैवी मशीनरी है, तो वहाँ पे एम्प्लॉय की सर्टिफिकेशन भी होनी चाहिए सच रिलेटेड पर्टिकुलर फील्ड में। अगर हम मटेरियल हैंडलिंग की बात करें तो किसी भी मटेरियल को कैसे हैंडल करना है, तो उनकी पूरी सर्टिफाइड एम्प्लॉयज होने चाहिए हमारे पास। इक्विपमेंट से रिलेटेड कोई ऑपरेशन है, या उसके अलावा हमने कोई, अगर हम ऐसी बात करें कि कोई सॉफ्टवेयर हाउस है तो वहाँ पे अगर किसी लैंग्वेज पे काम हो रहा है तो उस लैंग्वेज की सर्टिफिकेशन होनी चाहिए। अगर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करवानी है तो फिर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की सर्टिफिकेशन होनी चाहिए। मीन्स जो भी आपके अप्रोप्रिएट कंपनी है उसमें जो मेन टास्क है, उसकी जो रिसोर्सेज हैं, उनकी उनकी सर्टिफिकेशन उनके पास होनी चाहिए उस सर्टेन जॉब के लिए जिसके लिए आपने उनको एम्प्लॉय किया है। एम्प्लॉय मस्ट बी पेड एंड दे मस्ट बी कंसीडर्ड फॉर रेजेस एंड बोनसेस। ठीक है, आप उनको पे भी करें और उनके जो है पे में इंक्रीज भी होना चाहिए और उनको बोनसेस भी मिलने चाहिए। सो दीज ऑल आर द टारगेट्स ऑफ एचआर, ह्यूमन रिसोर्सेज। एचआर वाले ये सारे काम परफॉर्म कर रहे होते हैं। एग्जैक्टली जो भी हमारे जो पॉलिसी बनानी है, पॉलिसी मेकिंग है, वो एचआर डिसाइड करेगा। अच्छा, अब डिसीजन मेकिंग जो है वो एचआर के पास नहीं होती। एचआर सिर्फ कंप्लायंस करवा रहा होता है और पॉलिसी बना रहा होता है, और वो पॉलिसी फिर वो आगे फॉरवर्ड करता है आपकी टॉप लेवल मैनेजमेंट को, जो हायर मैनेजमेंट होती है, जो आपके डिसीजनल लेवल होती है। ठीक है, मैनेजमेंट की हमारे पास डिफरेंट हायरार्कीज होती हैं, वो भी हम आगे आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे कि जब हम किसी मैनेजमेंट की बात करते हैं, किसी कंपनी की बात करते हैं, तो कंपनी को हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज हायर लेवल, सेकंड वन इज मिडिल, एंड थर्ड वन इज लोअर लेवल। हायर लेवल जो है वो हमारी डिसीजन मेकिंग होती है,
डिसीजन मेकिंग मीन्स हमारे जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो गए, सीईओ हो गए, चेयरमैन हो गए, वो लोग जो डिसीजन ले रहे होते हैं, किसी भी चीज को फाइनलाइज कर रहे होते हैं, अप्रूव कर रहे होते हैं। जो सेकंड होती है हमारे पास मिडिल लेवल लेयर, वो मैनेजरियल लेवल होती है, जो थ्रू आउट ये देख रहे होते हैं कि जो डिसीजंस ऊपर बनाए गए हैं, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अप्रूव किए हैं, वो अपने से नीचे वालों को कैसे कंप्लायंस करवाने, उन तक कैसे पहुंचाने, और उसको ट्रैक भी रखना कि वो चीज एज इट इज फॉलो हो रही है या नहीं हो रही। और जो थर्ड लेवल होता है, लोअर लेवल, वो ऑपरेशनल लेवल होते हैं। सो कोई भी पॉलिसी अगर एचआर बनाता है तो एचआर वो पॉलिसी अप्रूव होती है आपकी टॉप लेवल मैनेजमेंट से, और वो टॉप मैनेजमेंट जब उसको अप्रूव करती है, उसको फाइनलाइज करती है, फिर वो मार्केट पर्सनल भी होते हैं, बिजनेस एनालिस्ट भी होते हैं, जो देख रहे होते हैं कि मार्केट में क्या कंपटीशन चल रहा है, बाकी लोग जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड और ऑर्गेनाइजेशन है, उनका क्या स्ट्रक्चर है, वो किस तरीके से पॉलिसीज को फॉलो करें, सो दैट हम भी इन कंपटीशन, क्योंकि एक कंपटीशन तो होता है ना। ठीक है, सो एचआर पॉलिसी बनाती है और उस पॉलिसी को बना के फिर टॉप लेवल को फॉरवर्ड करती है कि दीज आर द मार्केट सर्वेज, ये मार्केट एनालिसिस हमने किए हैं, उसके अकॉर्डिंगली हमने ये पॉलिसी बनाई है, सो आप उसका अप्रूवल दे दें, सो दैट हम इस चीज़ को फिर आगे फॉरवर्ड करें। तो फिर जब आपकी टॉप लेवल मैनेजमेंट उसको अप्रूव करती है, फिर उसके बाद वो चीज़ें, फिर उसको कंप्लायंस करना फिर एचआर का टास्क होता है। ठीक है, उसमें फिर बहुत सारी चीज़ें आती हैं, उसमें मार्केट सर्वेज होते हैं, बिजनेस एनालिस्ट, कंपटीशन एनालिसिस होता है, हम साथ साथ देख रहे होते हैं कि हमारी टाइप की डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन कंपनीज क्या पे कर रही हैं अपने एम्प्लॉय को, हमें क्या पे स्केल रखना है, क्या क्या रिसोर्सेज की जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होनी चाहिए, हमने क्या क्या ट्रेनिंग्स परफॉर्म करनी चाहिए, मार्केट में किस तरीके से काम हो रहा है, गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज हैं, टैक्स की क्या पॉलिसी है, लॉ किस तरीके से इन्फोर्स करना है, क्योंकि हर कंपनी जब किसी स्टेट के अंदर आती है तो उसके लिए मैंडेटरी है कि वो स्टेट के जो लॉज हैं, जो पॉलिसीज हैं, उसको फॉलो करे। ठीक है, तो फिर वो चीजें कंप्लायंस करवाना, वो सब एचआर का टास्क होता है। जी क्लास यहाँ तक क्लियर है? ओके, यहाँ पे ये लास्ट स्लाइड व्यू हो रही है आप लोगों के पास? ठीक है, दैट इज, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास समरी है। इस समरी को एक दफा गो थ्रू कर लें, जो चीज़ समझ नहीं आ रही वो फिर हम डिस्कस कर लेते हैं।
ओके, सेकंड पॉइंट ऑफ समरी मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ व्हाट इज द सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट सप्लाई चेन मैनेजमेंट से रिलेटेड है। सप्लाई चेन मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में हमारे पास क्या होता है, डेवलप प्रोडक्शन प्लान। हमने क्या चीज प्रोड्यूस करनी है, कब करनी है, रॉ मटेरियल ऑर्डर करना है सप्लायर से। कोई चीज हमारे पास नहीं है, उसको प्रोड्यूस करने के लिए हमें अगर रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड है तो फिर हम सप्लायर को एक रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करेंगे कि हमें ये मटेरियल रिक्वायर्ड है, आप काइंडली हमें हमारे पास वेयर हाउस तक पहुंचा दें। रिसीव द रॉ मटेरियल इनटू द फैसिलिटी। ठीक है, रॉ मटेरियल को रिसीव करना, जब सप्लायर वो रॉ मटेरियल आपको पहुंचा रहे हैं तो उसको कहाँ रखना है, किस जगह स्टोर करना है, सेव करना है, उसको यूटिलाइज किस तरीके से करना है। मैन्युफैक्चर्स प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स को कैसे मैन्युफैक्चर करना है, प्रोडक्ट को कैसे बनाना है। एंड शिप्स प्रोडक्ट टू द कस्टमर, और फाइनल प्रोडक्ट जब आपके पास कंप्लीट हो जाए उसको किस तरीके से कस्टमर को प्रोड्यूस करना है। तो दीज आर द टास्क रिलेटेड टू SCM। मार्केटिंग एंड सेल्स में हमारे पास क्या होगा, सेट प्रोडक्ट प्राइसेस। मार्केटिंग एंड सेल डिपार्टमेंट क्या कर रहा होगा, प्रोडक्ट की प्राइसेस को सेट कर रहा होगा कि क्या प्राइस हमने रखनी है। अगेन यहाँ पे मार्केट एनालिसिस, मार्केट सर्वे जो है वो रिक्वायर्ड होगा। प्रमोट प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की प्रोडक्शन टास्क है मार्केटिंग एंड सेल्स डिपार्टमेंट का, कि हम किस तरीके से अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं सो दैट ज्यादा से ज्यादा कस्टमर जो है वो उससे उसको बाय कर सकें। कस्टमर के ऑर्डर जब आएंगे तो वो भी मार्केटिंग एंड सेल्स डिपार्टमेंट के थ्रू ही आएंगे, और मार्केटिंग एंड सेल्स डिपार्टमेंट फिर उसको आगे सप्लाई चेन मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में फॉरवर्ड करेगा, जैसे हमने लास्ट टाइम देखा था कि कस्टमर जो भी रिक्वेस्ट जनरेट करेगा वो ऑर्डर कहाँ जाएगा, मार्केटिंग एंड सेल्स डिपार्टमेंट में। देन मार्केटिंग एंड सेल्स डिपार्टमेंट वो रिक्वेस्ट आगे फॉरवर्ड करेगा सप्लाई चेन मैनेजमेंट के पास। सप्लाई चेन मैनेजमेंट पास अपने पास देखेगा कि हमारे पास प्रोडक्शन प्लान क्या है, हमने किस तरीके से प्रोडक्शन करनी है, हमारे पास रॉ मटेरियल मौजूद है या नहीं है। अगर रॉ मटेरियल उनके पास मौजूद नहीं होगा तो फिर वो आगे एक रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करेंगे हमारे सप्लायर के पास कि हमें ये रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड है। फिर सप्लायर क्या करेंगे, उसको रिस्पॉन्ड करेंगे और फिर वो जो भी रॉ मटेरियल होगा वो प्रोवाइड करेंगे। फिर सप्लाई चेन मैनेजमेंट डिपार्टमेंट दोबारा जो है वो अकाउंट एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट को इन्वोक करेगा कि ये सप्लायर से हमने ये रॉ मटेरियल एक्वायर किए हैं और कस्टमर का या यूजर का ये डाटा था, तो अकाउंट एंड फाइनेंस भी थ्रू आउट जो जो एक्टिविटीज हो रही होंगी वो वहां पे भी अपडेट हो रही होंगी। फिर फाइनल प्रोडक्ट जो है कस्टमर को किस तरीके से पहुंचानी है, उसकी एड्रेसिंग, उसकी शिपिंग, वो सब किसका टास्क होगी, सप्लाई चेन मैनेजमेंट का। अकाउंटिंग एंड फाइनेंस रिकॉर्ड सेल्स ट्रांजेक्शन, जो जो ट्रांजेक्शन हो गई हैं उसको रिकॉर्ड करना प्रॉपर अपने पास। रिकॉर्ड्स कस्टमर पेमेंट, कस्टमर ने जो पेमेंट कर दी है वो सब चीज़ें भी अपने पास रिकॉर्ड कर रहा होगा। रिकॉर्ड सप्लायर्स, सप्लायर्स को जो चीज़ें हमने पे करनी है और उनसे कब रिसीव करना है रॉ मटेरियल, जब रॉ मटेरियल रिसीव हो जाएगा तो फिर उनको पेमेंट किस तरीके से करनी है। इनवॉइसेज एंड पेमेंट्स टू सप्लायर्स, सप्लायर को जो पेमेंट जब हमारे पास रॉ मटेरियल रिसीव हो गया उसके बाद हमने सप्लायर को किस तरीके से पे करना है। इनवॉइस कैसे जनरेट हुई है, पे स्लिप्स किस तरीके से बन रही हैं। एंड समराइजेज ऑपरेशनल डेटा इन मैनेजरियल रिपोर्ट्स, और रिपोर्ट फॉर्मेट में सारा का सारा जो ऑपरेशंस परफॉर्म हुए उनका जितने भी ट्रांजेक्शन, जो अमाउंट कॉस्ट से रिलेटेड सारा डेटा है उनको अपने पास स्टोर करना सो दैट रिपोर्ट कैन बी जनरेटेड। एचआर डिपार्टमेंट क्या कर रहा होगा, रिक्रूट्स कर रहा होगा, ट्रेन्स कर रहा होगा, कंपनसेशन कर रहा होगा। नई हायरिंग करनी है तो उसके लिए एड चलाने हैं, जॉब स्किल्स क्या रखनी है, ट्रेनिंग से, और उनके लिए इंटरव्यू सेशन कब कंडक्ट करवाना है, फिर उसके जो रिस्पॉन्ड देना है वो किस तरीके से देना है। एम्प्लॉय की हायरिंग के बाद ट्रेनिंग किस तरीके से करवानी है, किन किन एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करना है, सर्टिफिकेशन किस तरीके से परफॉर्म करनी है, कंपनसेशन किस तरीके से करनी है, अलाउंसेस देने हैं तो किस तरीके से देने हैं, सैलरी में रेस करना है तो उसका क्या रेशियो होना चाहिए, परफॉर्मेंस इवेलुएशन कैसे करनी है किसी भी एम्प्लॉय की। ठीक है, किसी भी एम्प्लॉय की जो है वो थ्रू आउट परफॉर्मेंस को कैसे मॉनिटर करना है, ट्रैक कैसे करना है सो दैट जब आपको सैलरी रेस करना हो तो अकॉर्डिंग टू परफॉर्मेंस आपको स्केल डिफाइन कर सके। सो दीज आर ऑल आर द टास्क ऑफ HR डिपार्टमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। एम्प्लॉयज वर्किंग इन वन फंक्शनल एरिया नीड डेटा फ्रॉम अदर फंक्शनल एरिया। ठीक है, अगर एम्प्लॉय एक उस पर काम कर रहा है एक डिपार्टमेंट में तो उसको डेफिनेटली अदर डिपार्टमेंट का जो है वो डाटा रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, लेट से अगर एक एम्प्लॉय जो है वो मार्केटिंग एंड सेल्स डिपार्टमेंट का है तो उसका डाटा अकाउंट एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट में भी स्टोर होगा सो दैट कि उसको कितना पे करना है, उसको कब आया कब गया, तो एक डिपार्ट उसका जो है वो डाटा आपके पास जो है वो रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में भी स्टोर होगा कि एम्प्लॉय की लीव्स कितनी है, HR में भी जा रहा होगा कि कितना एब्सेंट हुआ है, ओवर टाइम कितना किया है। तो एक एम्प्लॉय जब जो एक फंक्शनल एरिया में काम कर रहा है उसका डाटा और डिपार्टमेंट में भी स्टोर होगा। इसीलिए उनको अलग अलग डेटाबेस को मैनेज करना, क्योंकि
हर एम्प्लॉय का डेटा हर जगह दूसरे डिपार्टमेंट में भी स्टोर है, तो उसको मैनेज करना और मॉनिटर करना बहुत ज़्यादा ट्रिकी हो जाएगा, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा अगर हर डिपार्टमेंट का अलग अलग डेटाबेस हो। तो इसीलिए एक सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस होना चाहिए जिसमें सारा का सारा डेटा जो है तमाम डिपार्टमेंट का एक जगह मौजूद हो। ठीक है, सो दैट इज द मेन समरी। सो अ फंक्शनल एरिया इंफॉर्मेशन सिस्टम शुड बी इंटीग्रेटेड, मीन्स जो जितने भी फंक्शनल एरियाज हमने पढ़े, मार्केटिंग एंड सेल्स, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, अकाउंट एंड फाइनेंस और एचआर, तो ये सब में इसमें डाटा, एक एम्प्लॉय जो एक फंक्शनल एरिया में काम कर रहा है उसका डाटा हर जगह होगा। ठीक है, एम्प्लॉय एंड सेल्स एचआर के पास उसका जा रहा होगा कि उसने कब रिपोर्ट किया, कब ज्वाइन किया, उसके ज्वाइनिंग क्या है, उसके पे स्केल कितना है, कितनी लीव्स हैं, कितना लेट आया, ओवर टाइम कितना पे किया। अकाउंट एंड फाइनेंस में उसका पे स्केल जा रहा होगा, फिर वही एचआर से इंफॉर्मेशन अकाउंट एंड सेल में जा रही होगी कब लेट आया, कितनी एब्सेंट की, सो दैट उसकी मंथली सैलरी जनरेट हो सके। तो अलग अलग डेटाबेस यूज करने के बजाय हर डिपार्टमेंट जो है वो सारे डिपार्टमेंट आपस में कनेक्टेड हो थ्रू अ सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस। Functional area information system should be integrated. So shared data are accurate and readily available. ताकि तमाम डेटा एक जगह मौजूद हो, और एक जगह मौजूद होने के साथ साथ क्या होना चाहिए हमारे पास, एक्यूरेट भी होना चाहिए। क्योंकि एक ही जगह डाटा है, एक ही दफा अपडेट होगा, बार बार हर जगह अपडेट करने की जरूरत नहीं है, और आपके पास क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट और एक्यूरेट डाटा होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास था overview of all functional areas with its input and output. Business managers are increasingly thinking in terms of business processes that integrate functional areas. ठीक है, वो कह रहे हैं कि अब जो काम हो रहा है वो इसी चीज पे काम हो रहा है कि किस तरीके से हम इन सब फंक्शनल एरियाज जो हमारे कंपनी में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, डिफरेंट फंक्शनल एरियाज हैं, हम उनको कैसे इंटीग्रेट कर सकें। द बिजनेस प्रोसेस व्यू प्रमोट्स एफिशिएंसी एंड कॉम्पिटिटिवनेस। ठीक है, इस तरीके से जो हम प्रोसेस देख रहे हैं कि हम एक इंटीग्रेटेड प्रोसेस यूज करें, इससे क्या होगा, एफिशिएंसी भी इम्प्रूव हो रही है, एफिशिएंट ही है, क्योंकि डेटा एक जगह पड़ा है। अब मुझे, अगर मैं एज अ कस्टमर हूँ, तो मेरा इससे कंसर्न नहीं है कि वो सप्लाई चेन मैनेजमेंट के पास जाएगा या कौन रिस्पॉन्ड करेगा, मैं तो डायरेक्ट जो मेरा सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस है उससे कनेक्ट करूंगी और वही मुझे रिक्वेस्ट जनरेट करके देगा। बिजनेस प्रोसेसेस रिक्वायर इंफॉर्मेशन शेयरिंग बिटवीन फंक्शनल एरियाज। ठीक है, एक ही सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस है, इंफॉर्मेशन शेयरिंग आसान हो गई। अगर अलग अलग होता सबका, सेंट्रलाइज सिस्टम नहीं होता, तो एक को दूसरे को रिस्पॉन्ड करना पड़ता है, एक अपने पास डाटा चेंज कर रहा है, वो दूसरे को बताता है कि मैंने यहाँ पे ये चेंजेस किए, आप भी ये चेंजेस करें, तो वो हर जगह बार बार अपडेट होना पड़ता। यहाँ पे सेंट्रलाइज्ड है, एक ही दफा अपडेट होगा, सारे डिपार्टमेंट नोटिफाई हो जाएंगे। ERP software provide this capability by using a single common database. अच्छा, अब ये है कि हमने ये चीज अचीव कैसे करनी है, कैसे करेंगे हम सेंट्रलाइज। तो इसके लिए हम यूज कर सकते हैं कोई भी ERP सॉफ्टवेयर जो कि आपको ये फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कर रहा है कि आप एक सिंगल कॉमन डेटाबेस यूज कर सकते हैं। एक सिंगल कॉमन डेटाबेस हो, तमाम डिपार्टमेंट उससे कनेक्टेड हो, कोई डिपार्टमेंट में चीज अपडेट हो वो सेंट्रलाइज डेटाबेस में हो और बाकी सभी उसको व्यू कर सके। तो यहाँ ये हमारे पास जो चैप्टर है फंक्शनल एरिया, ईआरपी एंड इट्स फंक्शनल एरिया, वो हमारे पास कंप्लीट हो गया है। बहुत डिटेल में हमने ये देखा है। और अभी भी अगर कुछ लोगों ने, जैसे आज बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे लेट रजिस्ट्रेशन की वजह से जिनकी फर्स्ट क्लास है, जो इससे पहले वाली क्लास नहीं ले सकते होंगे, ले सके होंगे, या कोई भी रीज़न होगा, तो वो रिकॉर्डेड लेक्चर्स मैं साथ साथ आफ्टर क्लास टाइमिंग ही अपलोड कर देती हूँ यूट्यूब पे, और उसका लिंक LMS पे भी शेयर कर देती हूँ। और यूट्यूब का चैनल का लिंक भी ऑलरेडी मैंने आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे भी सेंड किया है, और वो आपके कोर्स पेज पे भी, आई गेस LMS के कोर्स पेज पे भी मौजूद है। और हर रिकॉर्डेड लेक्चर का इंडिविजुअल सेपरेट लिंक भी LMS पे अपलोडेड है। और जो लेक्चर हम पढ़ते हैं वो पढ़ने से पहले ही आपके LMS पे अपलोड हो जाता है। ठीक है, तो आज जो हम लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं, ये वाले लेक्चर जो आज तक हमने पढ़ लिए, ये सब अपलोडेड हैं आपके LMS पे। जी दानियाल, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है यहाँ से। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे ये पूछना था कि हम इसकी तैयारी किस तरह करें, मतलब
कोई बुक याद करना शुरू करते हैं क्या? बुक तो मैंने आपको बताई है ना, ये बुक तो जो मैंने आपको कोर्स आउटलाइन शेयर की उसमें भी है। बुक की ई बुक जो है वो मैं एलएमएस पे अपलोड कर दूंगी, तो वो बुक भी जो है आपने फॉलो करनी है। बुक का नाम मैं आपको एक दफा दोबारा बता देती हूँ। कोई एक पर्टिकुलर बुक नहीं है, इसकी 2-3 बुक्स हैं, क्योंकि इस कोर्स में हम ईआरपी भी देखेंगे, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग भी डिस्कस करेंगे जो अब तक हम करते आ रहे हैं। इसके अलावा हम एमआईएस एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम भी पढ़ेंगे, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, जो हमारा अभी नेक्स्ट स्लाइड है वो मैं आपको ओपन करके बताती हूँ। उसमें भी बुक का टाइटल है, तो आप यहाँ से भी बुक का टाइटल, ये है हमारे पास बुक, लॉर्डन एंड लॉर्डन की बुक है हमारे पास, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, एडिशन कोई भी हो सकता है। ये जो अभी स्लाइड हम पढ़ेंगे ये बुक के 10 एडिशन से स्लाइड है। तो लॉर्डन एंड लॉर्डन की भी हम एक बुक यूज करेंगे। कंप्यूटर साइंस एंड ओवरव्यू की भी एक बुक है, वो भी हम यूज करेंगे, बाय ग्लेन ब्रुकशायर। ठीक है, और ये लाउडन एंड लाउडन की बुक है, ये 2 बुक्स तो मैंने आपको अभी बता दी। ठीक है, एक तो ये मैनेजमेंट एमआईएस की बुक है, लाउडन एंड लाउडन की, एडिशन कोई भी आप यूज कर सकते हैं। उसके अलावा कंप्यूटर साइंस एंड ओवरव्यू बाय ग्लेन ब्रुकशायर, इसकी ई बुक मेरे पास मौजूद है, वो मैं आपके एलएमएस पे अपलोड कर दूंगी। ये लॉर्डन एंड लॉर्डन की भी मैं देखती हूँ ई बुक मेरे पास होगी, वो भी मैं अपलोड कर दूंगी। ईआरपी से रिलेटेड बुक जो है वो कोर्स आउटलाइन में भी मेंशन है, उसकी ई बुक मैं देख लेती हूँ, अगर ई बुक मौजूद होगी तो मैं फिर वो भी अपलोड कर दूंगी आपके एलएमएस। तो मिस इसका पेपर मतलब किस तरह का आएगा? थ्योरी आएगी सिर्फ? अच्छा, थ्योरी है इसमें? पेपर इसका इस तरीके से आएगा कि थ्योरी तो होगी ऑब्वियसली, क्योंकि इसमें ऐसे कोई न्यूमेरिकल्स और प्रोग्रामिंग तो है नहीं, लेकिन थ्योरी ऐसे आएगी कि थ्योरी में क्वेश्चंस ये नहीं होंगे कि व्हाट इज डिफाइन, डिफरेंशिएट, ऐसे जैसे क्वेश्चंस नहीं आएंगे, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन वो सिनेरियो बेस्ड होंगे, लॉजिकल टर्म्स में होंगे। लाइक केस स्टडीज अगर आपने पढ़ी हो कभी कि केस स्टडीज क्या होती हैं, लेट्स से कि एक मैं सिनेरियो वहां पे दूंगी आपको क्वेश्चन, और उस सिनेरियो कुछ क्वेश्चंस होंगे रिलेटेड टू ईआरपी एंड दैट सिनेरियो। तो आपने उस सिनेरियो को समझ के जो चीजें क्लास में हमने पढ़ी हैं उन्हीं लेक्चर्स को देखकर फिर आपने उसको आंसर करना होगा। सो ऐसे थ्योरी ऐसे नहीं आएगी, डिफाइन मैंने एमआईएस, डिफाइन ईआरपी, डिफाइन एससीएम, ऐसे नहीं आएगी। थोड़े से जो है वो मतलब टेक्निकल एंड से मैं पूछूंगी, लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है। ओके, चलिए नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। हाँ, एग्जाम्पल भी देख लेंगे, क्विज भी आ जाएंगे क्वेश्चन, तो वो सब चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। इंफॉर्मेशन सिस्टम्स इन बिजनेस, ग्लोबल बिजनेस टुडे। ठीक है, थोड़ा सा ओवरव्यू दिया है कि किस तरीके से इंफॉर्मेशन सिस्टम वर्क कर रहे होते हैं, और आज की उसमें हम किस तरीके से इंफॉर्मेशन सिस्टम्स को यूटिलाइज कर रहे हैं। ठीक है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम की बुक है ये, लाउडन एंड लाउडन का चैप्टर 1 है बुक का। ठीक है, द रोल ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम इन बिजनेस टुडे इज दैट के वर्ड, हम पहले तो ये डिफाइन करें जब हम इंफॉर्मेशन सिस्टम समझने जा रहे हैं कि व्हाट इज एन इंफॉर्मेशन। इज इंफॉर्मेशन इज बेसिकली इज अ प्रोसेस डेटा। कोई भी जो हमारे पास फैक्ट्स हैं, कोई भी जो हमारे पास रॉ डेटा है, जब उसको हम कंबाइन करते हैं, कलेक्ट करते हैं, सो दैट प्रोसेस डेटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। ठीक है, अगर मैं कह रही हूँ कि एक किसी भी एक पर्सन का नाम, जस्ट नेम, सो इट्स जस्ट अ डेटा। अगर मैं कह रही हूँ CNIC, सो इट्स अगेन अ डेटा। अगर मैं कह रही हूँ एड्रेस, सो अगेन अ डेटा। बट जब हम इस डेटा को प्रोसेस करेंगे एक इंफॉर्मेशन में कि एक पर्सन है, उसकी एज इतनी है, इसकी ये CNIC है, उसका ये एड्रेस है, सो दैट इज एन इंफॉर्मेशन। सो जब हम कंबाइन करते हैं एक डेटा को विच मेक्स एन इंफॉर्मेशन, सो अ प्रोसेस डेटा इज कॉल्ड एन इंफॉर्मेशन। सोसाइटीज मेनली डिपेंड ऑन द इंफॉर्मेशन। हर चीज को प्रोसेस करने के लिए हमें इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है।
ठीक है, अगर मैं रिकॉर्ड्स की बात कर रही हूँ, मैं ट्रांजैक्शंस की बात कर रही हूँ, मैं प्रोडक्ट्स की बात कर रही हूँ, तो ईच एंड एवरीथिंग के लिए मुझे इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है। अगर मैं प्रोडक्ट की बात कर रही हूँ, तो प्रोडक्ट का नेम क्या है, उसकी प्राइस क्या है, उसकी मैन्युफैक्चर डेट क्या है, उसकी एक्सपायरी डेट क्या है, ये सारी स्टॉक में कितने हैं, क्वांटिटी कितनी मौजूद है। सो दैट इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द प्रोडक्ट। अगर मैं पर्सन की बात कर रही हूँ, तो पर्सन का नेम क्या है, उसकी एज क्या है, उसका एड्रेस क्या है, दिस ऑल आर द इंफॉर्मेशन। अब क्वेश्चन ये है कि अब हम उस इंफॉर्मेशन को कैसे यूटिलाइज करें अपने बिजनेसेस को रन करने के लिए, क्योंकि हर बिजनेस में, हर ऑर्गेनाइजेशन में, हर कंपनी में इंफॉर्मेशन एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। अगर आपके पास इंफॉर्मेशन है तभी आप कुछ काम आगे कर सकते हैं। अब द नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज दैट व्हेन यू हैव कलेक्ट डेटा and you have designed information from that process data, the next step is that how can we perform certain objectives. So in order to achieve certain objectives, you have to plan, organize and then take decisions. So जो अवेलेबल इंफॉर्मेशन आपके पास मौजूद है, आपने क्या करना है, उसी इंफॉर्मेशन की बेसिस पे प्लानिंग करनी है, उस डेटा को ऑर्गेनाइज करना है और फिर उसी के बेसिस में आपने डिसीजंस लेने हैं। अब वो डिसीजंस क्या होंगे, दैट डिपेंड्स अपॉन द कंपनी। डिसीजंस लॉन्ग टर्म डिसीजंस भी हो सकते हैं, शॉर्ट टर्म डिसीजंस भी हो सकते हैं। लॉन्ग टर्म डिसीजन इज दैट स्ट्रेटेजी मेकिंग, ठीक है। और क्या चीजें हो सकती हैं, फ्यूचर फोरकास्टिंग, ये लॉन्ग टर्म प्लान्स हैं। शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, सेल्स को कैसे बढ़ाएं, ठीक है, और कौन सी प्रोडक्ट ऐड करें, तो ये शॉर्ट टर्म है। नई रिसोर्स हायर करनी है, तो ये शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स हैं। लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव, आज से 5 साल बाद हम अपनी कंपनी को कहाँ देख रहे हैं। सो ये सारी डिसीजन मेकिंग कब पॉसिबल होगी, व्हेन यू हैव सफिशिएंट इंफॉर्मेशन। जब इंफॉर्मेशन होगी, जब एक्सपीरियंस होगा, तभी आप डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। डिसीजन मेकिंग के लिए सबसे ज्यादा जो चीजें चाहिए वो इंपॉर्टेंट होती है, वो आपके पास एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस तब जब आपके पास ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा हो जिसको आप प्रोसेस कर सके। IS प्रोसेस हैंडल्स द डेटा टू बी यूजफुल इंफॉर्मेशन, ठीक है, आप डेटा को यूजफुल इंफॉर्मेशन के तौर पे यूज कर सकते हैं। अब कैसे करेंगे, अब वो डेटा जो आपके पास है, वो जो इंफॉर्मेशन है, अब वो इंफॉर्मेशन आप कैसे कर सकते हैं, थ्रू हार्डवेयर एंट्री करके, थ्रू कीबोर्ड, माउस एक्सेट्रा, स्कैनर्स के थ्रू, थ्रू सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर किस तरीके से, ऑनलाइन फॉर्म्स फिल हो रहे हैं, डाटा सेव हो रहा है। टेलीकम्युनिकेशन, थ्रू वॉइस डेटा सेव हो रहा है, जैसे पूछे होते हैं, कभी हमने अपॉइंटमेंट बुक करनी हो, थ्रू टेलीफोनिंग कन्वर्जेशन कर रहे होते हैं, तो वो हमारा डेटा रिकॉर्ड कर रहे होते हैं रजिस्टर पे। तो थ्रू टेलीकम्युनिकेशन भी हो सकता है, थ्रू मोबाइल कॉल, थ्रू सिस्टम एंड डेटाबेसेस आल्सो। So how can you process data into meaningful information through any hardware, through software, telecommunication devices, telephone, mobile, and databases? These all are the mechanisms which are used for achieving and storing data and information. IS computer systems related to process data and provide required information. जो हमारे पास information system है, उनको वो process data required होता है, so that they can provide required information. ठीक है, जो आपकी इंफॉर्मेशन सिस्टम है, जैसे कीट का अपना एक लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है, जो कि एक इंफॉर्मेशन सिस्टम है, उसको डेटा रिक्वायर्ड है। वो डेटा क्या होगा, स्टूडेंट के नेम, कोर्सेज के नेम, कौन सा स्टूडेंट कौन से कोर्सेज में एनरोल्ड है, कौन सा टीचर कौन सा कोर्स पढ़ा रहा है। सो ये सारा डेटा वहां जब अपलोड होगा, तभी मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन जनरेट कर सकता है आपका इंफॉर्मेशन सिस्टम। ATMs, airline reservation system, course reservation system are the examples of information system. देखें, जैसे कोर्स रिजर्वेशन सिस्टम है, these all are the examples of information system. अच्छा, मीटिंग एंड होने वाली है, सेम मीटिंग आईडी पे दोबारा ज्वाइन करेंगे फॉरन और यहीं से कंटिन्यू करेंगे जैसी मीटिंग एंड हो जाती है, ठीक है। सो वी हैव डेटा, देन when we will process the data, it will convert into the information. So next step is that how can we store that information into a system, so that that system can provide meaningful information as for decision making and organization and organizing our objectives and data.